नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने भीतर एक बीमार बाजार का पहला नज़ारा देख रही है। उसके भीतर हम आपको ले चलेंगे। उससे पहले हम आपको ले चलते हैं अमेरिका। कैलिफोर्निया में जून 2000 की एक भयंकर गर्म शाम थी। अचानक पूरे राज्य में बिजली गुल हो गई। न भूकंप आया, न तूफान। ये सब जानबूझकर किया गया था। कैलिफोर्निया का बिजली बाजार अभी अभी ताज़ा उदारीकृत हुआ था। इसे निजी कंपनियों के लिए खोला गया था। अमेरिका की सबसे बड़ी और कुख्यात एनर्जी कंपनी एनरॉन ने इस बाजार को लूट लिया। उनके पास ऐसे ऐसे कोड नेम वाले प्लान थे जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म हो, डेथ स्टार, फैट बॉय, गेट शॉल्टी। इस कंपनी ने क्या किया, इसने जानबूझकर बिजली की लाइनें जाम कर दी, फर्जी बिजली बुक बनाई, पैसे लेकर लाइन को खाली दिखाकर कैलिफोर्निया में $250 प्रति मेगावाट की दर पर बिजली खरीदी और बाहर के बाजार में $1200 से $2500 प्रति मेगावाट की दर पर बेच दी। एक दिन का मैसेज था, हमने कुल 2900 मेगावाट की बिजली $250 में बाहर भेजी और $1200 में से वापस खरीद लिया। नतीजा हुआ, पूरे कैलिफोर्निया में घंटों घंटों बिजली गुल रही। बिजली का दाम 8 गुना बढ़ गया। 2 कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर आ गईं। आम लोगों से करीब $9 बिलियन की लूट हुई। बाद में जांच में पता चला कि अगर बाजार में पहले से ही एक कंपनी का कब्जा न होता, नियम कमज़ोर न होते, तो ये लूट मुमकिन नहीं थी। 25 साल बाद 2025 में हम भारत में यही देख रहे हैं। बस बिजली की जगह हवाई जहाज़ है, वायु सेवा है, और एनरॉन की जगह ले रहा है इंडिगो। वहाँ एनरॉन पर मुकदमा चला था, यहाँ चलेगा भी नहीं, पता नहीं। अगर आप उपभोक्ता हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का तथाकथित खुला बाजार आज दुनिया के सबसे खतरनाक बाजारों में से एक बन चुका है। यहाँ हर तरीके का मार्केट मैनिपुलेशन यानी जरायम होता है। कार्टेल हैं, मोनोपोलीज हैं, डुओपोली हैं जो कीमतें तय करती हैं, सप्लाई रोकती हैं, सब कुछ नियंत्रित करती हैं। आपको तब और ज़्यादा हैरत होगी कि बाजार को बिगाड़ने का, बाजार को मैनिपुलेट करने के इस खेल में निजी कंपनियां और सरकार दोनों मिलकर खेलते हैं। इंडिगो में पायलट ड्यूटी संकट के बाद भारत के एविएशन सेक्टर में जो हुआ उसका कोई ग्लोबल सानी नहीं है, मगर ये सब बड़े नपे तुले ढंग से हुआ। शायद आपको याद ना हो, लेकिन यहाँ याद करना ज़रूरी है। बीते साल का अप्रैल याद है आपको, जब विस्तारा ने अपनी क्षमता में कमी की थी और अप्रैल 2024 में किराए 40% तक बढ़ गए थे। दिल्ली बेंगलुरु का टिकट 39-40% महंगा हो गया। दिल्ली श्रीनगर का टिकट 30% महंगा हुआ। इससे पहले मई 2023 में जब वो फर्स्ट बंद हुई तो जिन रूट्स पर वो उड़ती थी वहाँ 3-4 महीने में टिकट के दाम 50 से 60% महंगे हो गए। और पीछे जाएं तो 2012 में किंगफिशर और 2019 में जेट एयरवेज के डूबने के बाद किरायों में बढ़त हुई थी। ये सब हमारी आंख के सामने हुआ, नियामक की मंजूरी से हुआ। यानी जैसे ही कोई छोटी कंपनी कमज़ोर पड़ती है, बंद होती है, भारतीय बाजार में बड़ी कंपनियां, खासतौर पर इंडिगो, तुरंत दाम बढ़ा देती है। ये कोई संयोग नहीं है, यही बाजारों की सुनियोजित रणनीति है। एकाधिकार का, डुओपोली का, मोनोपोली का बाजार इसी तरीके की ईंटगारे से तैयार होता है। क्योंकि हम वक्त पर उबलते खोलते नहीं, सवाल नहीं पूछते, इसलिए हमें ये सब बाद में झेलना पड़ता है। क्या आपको कभी नियामक डीजीसी ने बताया कि 2019 से 2024 तक भारत में घरेलू हवाई टिकट के दाम 43% तक बढ़ गए? पूरे एशिया पैसिफिक में वियतनाम के बाद भारत में किराए में सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। अंतर्राष्ट्रीय टिकट 16% महंगे हुए। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट साफ कहती है कि ईंधन महंगा हुआ, मगर एयरलाइंस को ज़्यादा ट्रैफिक भी मिला। लेकिन कई रूटों पर प्रतियोगिता ही खत्म हो गई और इसलिए महंगाई की सबसे बड़ी वजह थी एकाधिकार। सच्चाई यह है कि आज भारत के 70% से ज़्यादा रूट पर एक ही एयरलाइन उड़ान भरती है, यानी उसका पूरा एकाधिकार है। जिस डायनेमिक प्राइसिंग की बात आपको एयरलाइंस या कंपनियां बताती हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है जब बाजार में कोई कंपटीशन नहीं है। मगर ये बात केवल हवाई सफ़र तक महदूद नहीं है। भारत का मुक्त बाजार एकाधिकारों और कार्टेल का बड़ा जंगल है। सीमेंट को देखिए, 2012 में 11 बड़ी सीमेंट कंपनियों पर 6,307 करोड़ का जुर्माना लगा। उनको कार्टेल चलाने का दोषी पाया गया। वे एक साथ कीमत बढ़ाती थी, सप्लाई रोकती थी। जुर्माने का अधिकांश हिस्सा आज तक वसूल नहीं हुआ। 2016 में टेलीकॉम में जियो आई, मुफ्त डेटा देकर सबको खत्म किया। आज सिर्फ 2 कंपनियां हैं। जियो 40% बाजार का हिस्सा लिए है, एयरटेल 34%, और दोनों मिलकर जो 74% बाजार पर कब्जा किए हैं और अब रह रहकर टैरिफ बढ़ाते हैं। बायजू ने
$3.48 अरब खर्च करके 21 कंपनियां खरीद डाली। आकाश, व्हाइट हेड जूनियर, ग्रेट लर्निंग सब हड़प लिए और उसके बाद खुद भी डूब गई। यह एक अकेली कंपनी भारत की पूरी एडटेक क्रांति खा गई। भारत के 1 दर्जन से अधिक बेहद जरूरी सेवाओं के क्षेत्र में 60 से 70% बाजार पर 2 या 1 कंपनियां काबिज हैं और हम आप उनके बंधक हैं। आइए आपको इस जंगल के भीतर ले चलते हैं, क्योंकि जो इंडिगो ने किया है वो और कौन कर सकता है और क्या हो सकता है ये जानना ज़रूरी है, ताकि कल आप कम से कम इस तरह के झटकों के लिए तैयार तो रहें। यकीनन इसको सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो आया होगा कि बाजार पर कंपनियों के कब्जे की कोई पैमाइश भी है क्या? कैसे पता चले कि कौन कहाँ कितनी ताकत समेटे है? भारतीय बाजार दुनिया की उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है जहां सबसे अधिक पावर कंसंट्रेशन है या बाजार की ताकत पर नियंत्रण है। ये एक सिस्टम का हिस्सा है और जिसे आसानी से मापा जा सकता है। दरअसल ये पावर का कंसंट्रेशन तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए एक इंडेक्स का इस्तेमाल होता है जिसको हेरफिंडाल हिर्शमैन इंडेक्स कहते हैं, HHI। एक स्थापित मानक है जो ये बताता है कि किस बाजार में किस उद्योग में कहाँ कितनी प्रतिस्पर्धा है, और इस इंडेक्स पर 1500 से कम का स्कोर बताता है कि बाजार प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटिव है। 1500 से 2500 का स्कोर बताता है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो रही है, और 2500 से ऊपर का इंडेक्स बताता है कि वो ऐसे बाजार हैं जहां कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा की पुण्यतिथि रोज मनाई जाती है। भारत में 2025 में 8 प्रमुख क्षेत्रों में HHI यानी मार्केट कंसंट्रेशन या बाजार पर एकाधिकार 2532 अंकों तक पहुंच गया। 1 दशक के बाद पहली बार भारत में ऐसी स्थिति आई। वो कुख्यात क्षेत्र जहां ताकत पहले से चुनिंदा हाथों में है, उनमें एविएशन सबसे ऊपर है, वही क्षेत्र जहां इंडिगो है। यहाँ का HHI 4400 है, पेंट्स में 3607 है, टेलीकॉम में 3000 है, स्टील में 2100 है, टायर्स में 2000 है। अडानी के सीमेंट कंपनियों के अधिग्रहण के बाद एक बाजार जहां पहले कार्टेल था, थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा भी थी, वहां भी अब कंसंट्रेशन रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। पहले जरा इस टेबल को गौर से देखिए तो आपको दिखेगा कि बाजार में किसका कब्जा है, और इसके बाद फिर हम इसे खोलने की कोशिश करते हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं। एविएशन में टॉप 2 खिलाड़ियों का राजस्व हिस्सा 2014 में 53.1% था, 2023 में 92.6% हो गया। टेलीकॉम में 2 कंपनियों का बाजार हिस्सा 2015 में 46-47% था, 2024 में बढ़कर 72% हो गया। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि टेलीकॉम कंपनियां कार्टेल बनाकर रोज 250 करोड़ कमाती हैं, जबकि इनकम का केवल 4% हिस्सा इंफ्रा के अपग्रेड में लगता है। स्टील में टॉप 2 का कंट्रोल था 44.5%, जो अब पहुंच गया 97.6%। फ्लिपकार्ट और अमेजन मिलकर 79%, 80% ई कॉमर्स का बाजार खा गए। UPI और पेमेंट में फ़ोन पे और गूगल पे मिलकर करीब 81% ट्रांजैक्शंस करते हैं। खाना डिलीवरी के बाजार में जोमेटो, स्विगी का पूरा कब्जा है। ऐप, टैक्सी में उबर, ओला ही सब कुछ है। बैंकिंग एक खास उदाहरण है। सितंबर 2025 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब 23% डिपॉजिट मार्केट शेयर था डिपॉजिट्स में। HDFC के पास 16% और ICICI बैंक के पास 8%, यानी ये 3 बैंक मिलकर कुल बाजार का आधा हिस्सा संभालते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 3 बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स भी मानता है, क्योंकि इनके गिरने से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डगमगा सकता है। इनके बीच आ गई गूगल, मेटा जैसी ग्लोबल एकाधिकार वाली कंपनियां। एक डिजिटल कंपनी विज्ञापन के बाजार पर कब्जा करती है, दूसरी तय करती है कि आप चैट कैसे करेंगे, और तीसरी ये तय करती है कि आप किसे देखेंगे और कैसे देखेंगे। सवाल होगा आपके दिमाग में कि बाजार पर कब्जे के मामले में सरकारी कंपनियां कहाँ हैं, उन्हें इस रोशनी में कैसे देखा जा सकता है। भारत में बाजार के कब्जे की बीमारी सबसे जहरीली इसलिए है क्योंकि यहाँ सरकारी एकाधिकार और निजी एकाधिकार दोनों एक साथ चलते हैं। दोनों ने मिलकर एक ऐसा विराट सिस्टम बना दिया है जिसमें प्रतिस्पर्धा का नामो निशान नहीं है। एक तरफ कानून से मिला संरक्षण है और दूसरी तरफ पैसे से, ताकत से किया गया कब्जा। दोनों का नतीजा एक ही है, आम आदमी की जेब कटती है, जवाबदेही कोई नहीं लेता। कोल इंडिया के पास देश के कोयला उत्पादन का 82% हिस्सा है। 1973 के राष्ट्रीयकरण कानून की देन है ये। बार बार कोल इंडिया को भारत के कंपटीशन कमीशन ने बार बार कोल इंडिया को मनमाने ढंग से कीमत बढ़ाने का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में साफ कहा था कि नेशनलाइजेशन कानून प्रतिस्पर्धा के कानून से कोई छूट नहीं देता,
लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं बदला कोयला बाजार में। आईआरसीटीसी को ऑनलाइन रेलवे बुकिंग का 100% एकाधिकार कानून से मिला है। तत्काल में सर्वर डाउन तो यात्री बेबस, कोई दूसरा विकल्प नहीं। 2021 में रेल मंत्रालय ने एक अपने आदेश से सुविधा शुल्क का 50% हिस्सा वापस किया, तो एक रात में आईआरसीटीसी का मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ टूट गया। ओएनजीसी देश की 70% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को संभालती है और उसको और नियंत्रण करती है। पावर ग्रिड के पास 85% इंटरस्टेट बिजली ट्रांसमिशन पर कब्जा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के पास सैन्य विमान बनाने और मरम्मत का 100% मोनोपोली है। 2024 में महारत्न बनी, लेकिन 90% रेवेन्यू सरकार से ही आता है। और सबसे अनोखा उदाहरण है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का। निजी कंपनी है लेकिन कमोडिटी फ्यूचर्स में इसका हिस्सा 95-96% है, और कीमती धातुओं में और एनर्जी की ट्रेडिंग में तो हिस्सा है 99 से 100%। अब जरा इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको भारत की सरकारी और निजी कंपनियों के दोनों के मिले जुले गठजोड़ दिखाई देंगे। बाजार के विशेषज्ञ विश्लेषण कहते हैं कि सरकारी एकाधिकार सबसे बुरे होते हैं क्योंकि वे गैर जवाबदेह होते हैं। निजी एकाधिकारों को तो सरकार रोक सकती है, पर जब सरकार खुद मोनोपोली क्रिएट कर रही है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। भारत में तो दोनों मिल गए हैं, इसलिए भारत में ना तो सरकारी एकाधिकार को कोई रोकता है और ना निजी एकाधिकारों को। बीच में पिसता है आम आदमी। तो ये एकाधिकारों का बाजार हमारी जिंदगी में क्या बदल रहा है और कैसे? आइए इस सवाल को खोलते हैं। सरकारी और निजी मोनोपोलीज की या डुओपोलीज की जोड़ी बड़ी जहरीली है। ब्रिटिश अर्थविद जॉन रॉबिन्सन ने एक इम्परफेक्ट मार्केट का सिद्धांत दिया है, जिसमें मोनोपोली और मनस्पोनी एक साथ मौजूद होती हैं। मोनोपोली के जरिए कंपनियां कीमतों को, प्राइस को कंट्रोल करती हैं, जैसे इंडिगो या एयरटेल या जियो, और मनस्पोनी के जरिए वे रोजगारों और वेतन को नियंत्रित करती हैं। भारत का ये इम्परफेक्ट या टेढ़ा बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता और कामगार दोनों को निचोड़ता है। एक तरफ कीमतें आसमान छूती हैं और दूसरी तरफ वेतन और भत्ते जमीन चाटते हैं। अर्थशास्त्र में इसे डुअल स्क्वीज कहते हैं। उत्पादन के बाजार में एकाधिकार मोनोपोली और श्रम बाजार में एकाधिकार यानी मनस्पोनी। उपभोक्ता की जेब पर सबसे पहला बड़ा हमला हमने सीमेंट कार्टेल में देखा था। पुराना उदाहरण है। 2009 से 2011 के दौरान सीमेंट कंपनियों ने अपनी एसोसिएशन के जरिए कीमतें एक साथ बढ़ाई, उत्पादन कम किया, सप्लाई रोकी। कंपटीशन कमीशन ने इसे पकड़ा कि लागत बढ़ाने के बावजूद इनका मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर था। नतीजा, हर घर और हर प्रोजेक्ट में सीमेंट महंगा पड़ा। इंडिगो आज वही कर रही है जो कभी वो दूसरों को करने के लिए कोसा करती थी। 2019 में जेट एयरवेज डूबी, 20,000 कर्मचारी बेरोजगार हुए और उसके बाद इंडिगो का रास्ता साफ हुआ। आज 64% मार्केट उसके पास है, 2.7 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 41 गुना पी रेशियो है। निवेशक खुश हैं क्योंकि अब वो बाजार में कीमत तय करती है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। त्योहारों में टिकट 50,000 तक पहुंच जाए तो भी सीटें भर जाती हैं। इस बाजार का दूसरा वार है मनस्पोनी, मजदूर की कमर पर। बाजार में जब एक या दो कंपनियां बचती हैं तो मजदूरों की, कामगारों की मोल भाव करने की ताकत खत्म हो जाती है। ओला उबर ड्राइवरों की कहानी सबसे दर्दनाक है। 2016 में अच्छे इंसेंटिव के दिनों में एक ड्राइवर को अच्छी कमाई होती थी। आज वही ड्राइवर 15 से 18 घंटे गाड़ी चलाकर भी मुश्किल से उस दौर की आधी कमाई ले पाता है। कमीशन 10% से बढ़कर 30% पहुंच गया। पहले 10 राइड में जितना पैसा बनता था वो 15 और 20 राइड में नहीं बनता। गाड़ी का लोन चुकता करने के लिए ड्राइवर को दिन रात गाड़ी चलानी पड़ती है। और अगर आप शहरों में ट्रैवल करते हैं और ओला उबर के ड्राइवर से बात करते हैं तो ये किस्से आपको हर दूसरा ड्राइवर सुनाता हुआ मिल जाएगा। ई कॉमर्स के और क्विक कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स ने छोटे दुकानदारों का भी वही हाल किया। सीसीआई की कंपटीशन कमीशन की जांच में पता चला कि अमेजन और फ्लिपकार्ट अपने पसंदीदा विक्रेताओं को ही सर्च में ऊपर दिखाते हैं। बाकी विक्रेता सिर्फ डेटाबेस में नाम के लिए रह गए हैं। 80 लाख छोटे व्यापारियों की संस्था कैट चीखती रही लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गौर से देखें तो बाजार में वेतन ठहर सा गया है। 2023-24 में भारत की जीडीपी 8% से ऊपर बढ़ी, लेकिन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में औसत वेतन की बढ़ोतरी 80 बेसिस पॉइंट है। 10% की भी बढ़ोतरी नहीं दिखती। खेती मजदूरों का वेतन भी पिछले 10 साल में नामात्र को बढ़ा है। और अगर महंगाई से घटाएं तो आपको नकारात्मक ग्रोथ दिखाई देगी, नेगेटिव ग्रोथ दिखाई देगी, शहरी कामगारों के भी और ग्रामीण कामगारों की मजदूरी और वेतन में भी। मार्च 2024 में रोजगार दर थी केवल 38%, जो कि महामारी से भी नीचे। अब इस टेबल को देखिए। ये जो जहरीली जोड़ी है, इस इम्परफेक्ट मार्केट को समझने के लिए आपको ये टेबल आपको ये विस्तार से बताएगी, जहां हम एकाधिकार का स्तर, मोनोपोली और मोनोस्पोनी को एक साथ नापने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेबल बताती है कि नतीजा साफ है।
जितना ज़्यादा बाजार एक दो हाथों में सिमटता है, कामगार या श्रमिक उतना ही मजबूर होता जाता है। कंपनियों का मुनाफा और शेयर भाव आसमान छूते हैं, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाहें ज़मीन पर रेंगती हैं। भारत में मांग बढ़ने के बाद, जहाज बढ़ने के बाद, हवाई अड्डे बढ़ने के बाद हवाई जहाज का टिकट दोगुना महंगा हो जाता है। ये कंपनियों की मोनोपोली की ताकत है। ड्राइवर 18 घंटे चलाकर भी घर नहीं चला पाता, छोटा दुकानदार ऑनलाइन सामान नहीं बेच पाता और इंजीनियरों की सैलरी 5 साल में नामात्र को बढ़ती है। और इसलिए ये मिश्रण बेहद जहरीला है। और जहरीला इसलिए है क्योंकि नंबर एक, इसमें जवाबदेही का शून्य है। सरकार कहती है जनहित, निजी कंपनियां कहती हैं कि हम इफिशियंसी बढ़ा रहे हैं। दोनों को कोई नहीं पकड़ता। उपभोक्ता दोहरी लूट से परेशान है। कोयला, बिजली, रेलवे में सरकारी का अधिकार है, सुविधा नहीं मिलती, कोयला नहीं मिलती, सीट्स नहीं मिलती, महंगाई है। और हवाई जहाज, मोबाइल, ऑनलाइन खरीदारी में कंपनियां मनमाने ढंग से कीमतें बढ़ा देती हैं। एकाधिकार इनोवेशंस को मार देते हैं। IRCTC का सर्वर आज भी क्रैश होता है। इंडिगो की सर्विस साल दर साल बदतर होती चली जाती है। चौथी बड़ी वजह, अक्षमता को सब्सिडी मिलती है। सरकारें क्रॉस सब्सिडी पर चलती हैं। निजी कंपनियां पहले बाजार कब्जाती हैं और फिर कीमतें तय करती हैं। इसको सुनकर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा शायद कि क्या सरकारें इस बिगड़े, दबंग, अधिकार छीनने वाले बाजार को पसंद करती हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों है? भारत में बाजार का एक दो कंपनियों में सिमटना कोई गलती नहीं है। ये जानबूझकर चुनी गई रणनीति है। सरकार को ये पसंद है क्योंकि बड़े औद्योगिक घराने उसकी 3 सबसे बड़ी ज़रूरतें पूरी करते हैं। एक तो विदेशी पैसा लाते हैं क्योंकि बड़ी कंपनियों में विदेशी निवेश आना आसान होता है। GDP का आंकड़ा चमकाते हैं, एक मुश्त बड़ा टैक्स देते हैं और चुनाव का चंदा भी देते हैं। इनके मुकाबले छोटी कंपनियों को संभालना और उन्हें अपने तरह से ढालना मुश्किल होता है। मुंबई के वित्तीय गलियारों में यह बार बार कहा जाता है कि बड़ी कंपनियां सरकार जैसी ही होती हैं, या यूं कहें कि छोटी सरकार होती हैं। अंबानी और अडानी समूह मिलकर बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली, टेलीकॉम, डेटा सेंटर, रिटेल, ऑयल सब कुछ कंट्रोल करते हैं। 1991 में देश के टॉप 5 घरानों का हिस्सा कुल संपत्ति में 10% था। 2025 में ये 25% हो गया। मध्यम कंपनियों का हिस्सा 18 से घटकर 9% रह गया। और ये समस्या भारत की नहीं, पूरे एशिया की है। पूरे एशिया में टॉप 5-10 कंपनियां GDP का करीब 10 से 40% हिस्सा रखती हैं। भारत में ये रेशियो टॉप 10 और 15 कंपनियों के पास 15% तक पहुंच गया है। जैसे वित्त वर्ष 2025 में भारत का नॉमिनल GDP रहा करीब 331 लाख करोड़। टाटा, अंबानी, HDFC, बजाज, जिंदल, एयरटेल सहित सारे बड़े घराने और लिस्टेड PSU को मिला दें तो भारत की कॉर्पोरेट वैल्यू का सबसे बड़ा हिस्सा ये कंपनियां मिलकर कंट्रोल करती हैं, जो सालाना GDP के 15 से 20% के बराबर है। और अगर सब कुछ जोड़ दें तो बिजनेस ग्रुप्स मिलकर 60% कॉर्पोरेट एसेट्स कंट्रोल करते हैं। टॉप 5-10 कंपनियां GDP का करीब 10% हैं। रिलायंस, टाटा, अदानी जैसे ग्रुप्स मार्केट कैप के बढ़ाने के लिए और टैक्सेशन में अहम है, खजाने के लिए जरूरी हैं, लेकिन बाजार की ताकत, नियामक के कब्जे और असमानता के खतरे भी लाते हैं। मगर सरकार को ये अच्छा लगता है। और क्यों? क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट तेजी से बनते हैं। 1000 छोटी कंपनियों से 6 लेन हाईवे नहीं बनता, किसी बड़े समूह से 2 साल में बनवाया जा सकता है। एक जियो को स्पेक्ट्रम दे देने से पूरा देश 4G से कवर हो सकता है। विदेशी निवेशकों को बड़ा नाम चाहिए। कोई विदेशी फंड 500 छोटी कंपनियों में पैसा नहीं डालेगा, बड़े ब्रांड में पैसा लगाएगा। टैक्स वसूलना आसान है। हजारों छोटी कंपनियों से GST, इनकम टैक्स इकट्ठा करने में सरकारी मशीनरी का खर्चा बढ़ता है और पसीना छूट जाता है। 10-15 घरानों से एक ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए टैक्स आ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़ी कंपनियों में सरकार का रणनीतिक कंट्रोल बना रहता है। रक्षा, अंतरिक्ष, दूरसंचार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सरकार को भरोसेमंद लोग चाहिए। टाटा एडवांस सिस्टम, रिलायंस डिफेंस, अडानी डिफेंस में सब इसी का संकेत है। तो मुक्त बाजार का यह मॉडल इजिप्ट या मैक्सिको का मॉडल है, जिसमें सरकार और चुनिंदा उद्योग मिलकर बाजार पर काबिज रहते हैं। आपके दिमाग में होगा कि शेयर बाजार इन एकाधिकारों पर कैसी राय रखता है, और यही सबसे दिलचस्प है। स्टॉक मार्केट तो इन मोनोपोलीज का, डुओपोलीज का दीवाना है। हर निवेश सलाहकार इसे किसी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत मानता है कि उसके पास कितना बड़ा बाजार है। शेयर बाजार में एकाधिकार और डुओपोली वाली कंपनियों की ऐसी चांदी है, बाजार इन्हें ऐसा इनाम देते हैं जैसे इनकी विफलता न होकर इनका सबसे बड़ा फायदा हो। आंकड़े देखिए तो आपको लगेगा कि निवेशक एकाधिकार वाली कंपनियों के लिए, डुओपोली वाली कंपनियों के लिए ऐसे दाम चुकाने को तैयार हैं जहां सामान्य इन्वेस्टिंग के, वैल्यू इन्वेस्टिंग के नियम भी ताक पर पहुंच जाते हैं। ये चार्ट देखिए आपके सामने, कुछ मोनोपोली के प्रीमियम्स के मूल्यांकन आपको दिखाई दे रहे हैं PE रेशियो में। ये PE देखिए जो पारंपरिक निवेश के नियम को तोड़ते हैं। 30 से ऊपर का PE बाजार में महंगा माना जाता है, फिर भी निवेशकों के लिए डीमार्ट
94 गुना कमाई से ज़्यादा का पी दे रहा है। जोमेटो के लिए 300, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 293 का है। नायका के लिए 744 गुना पी दे रहा है। कल्पना कीजिए कि किसी कंपनी की मौजूदा कमाई के मूल्य के 700 गुना पैसे देने को तैयार हैं लोग। ये आशावाद नहीं है, बल्कि ये दूर के लगभग मिथकीय भविष्य पर एक किस्म की सट्टेबाजी है। लेकिन इसके पीछे वजह यह है कि बाजार के सबसे बड़े हिस्से पर इनका कब्जा है। तो शेयर बाजार क्यों चाहते हैं मोनोपोली? 4 प्रमुख कारण हैं। प्राइसिंग पावर, मार्जिन बढ़ोतरी होती है। प्रमुख कंपनियां बिना ग्राहक खोए दाम बढ़ा सकती हैं। आईआरसीटीसी के पास ऑनलाइन टिकटिंग का 100% कंट्रोल है, जिससे डिजिटल टिकट पर 80 से 85% मुनाफा होता है। डीमार्ट को संगठित रिटेल में 18% की आरओसी मिलती है। दूसरी वजह बाजार इन्हें क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि विनर टेक्स द मोस्ट। डिजिटल प्लेटफॉर्म में ताकत मजबूती बढ़ाती है। फ़ोन पे और गूगल पे का यूपीआई में 81% हिस्सा नेटवर्क इफेक्ट पैदा करता है, जहां सब लोग उसे इस्तेमाल करते हैं और उसी को अपनाते हैं, जो सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। दुकानदार उसी को स्वीकारते हैं, इसलिए अब इसे बदलना मुश्किल हो जाता है। पूरी दुनिया में क्रेडिट कार्ड कंपनियों को इसी तरह से देखा जा सकता है, वीज़ा और मास्टर कार्ड को, क्योंकि सब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सबके लिए वो मजबूरी हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा कम होने का जोखिम है। निवेशक ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जिनके टिकाऊ फायदे हों, एकाधिकार हो और डुओपोली हो। ये सबसे मजबूत मोट है। इंडिगो का एविएशन में 64% हिस्सा जेट एयरवेज के डूबने और इंडिया के रिस्ट्रक्चरिंग की प्रतियोगिता के बाद बढ़ा है, और इसलिए वो एक बड़ी सफलता है बाजार में निवेशकों के लिए। चौथी वजह यह कि बड़ी कंपनियां या तो सरकार से मिले एकाधिकार के सहारे या बाजार में हासिल किए गए एकाधिकार के सहारे नई कंपनियों के प्रवेश को रोकती हैं। जैसे कोयला, पावर ग्रिड का, तेल वितरण का बाजार 3 कंपनियों के पास है। नई कंपनियों का आना, तमाम क्षेत्रों में नई कंपनियों का आना मुश्किल होता है, क्योंकि बाजार के एक बड़े हिस्से पर 2 कंपनियां काबिज हैं। बाजार का उत्सव कंपनियों के इनोवेशन के बजाय ज़्यादा बाजार कब्जे पर, अधिग्रहण पर और कुशलता से लॉबिंग पर ध्यान देने को प्रेरित करता है। यानी निवेशक पैसा इस पर नहीं लगाते कि कंपनी इनोवेटिव है, इस पर लगाते हैं कि वो कैसे बड़ा बाजार कब्जा कर सकती है। शेयर बाजार में कंपनियों की मोनोपोली उनका वैल्यू प्रपोजिशन है, जहाँ एकाधिकार को सफलता कहा जाता है। लेकिन हकीकत में ये उपभोक्ता और छोटे खिलाड़ियों के लिए, छोटे कंपनियों के लिए जाल है। और उपभोक्ताओं के लिए कितना महंगा है, ये हमने इंडिगो के मामले में देखा। तो फिर सवाल होगा कि भारत में तो कंपटीशन कानून भी है, कंपटीशन कमीशन भी है, वो क्यों नहीं रोकता इसे? भारत का प्रतिस्पर्धा कानून कागज़ पर मजबूत है, जैसे तमाम और रेगुलेटर कागज़ पर मजबूत हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल दूसरी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एकाधिकार रोकने की ताकत तो मिली है, लेकिन संसाधनों की कमी है, देरी है, अपीलों की भरमार है, और इसलिए वो बाजार में जो कंसंट्रेशंस बढ़ रहे हैं उन्हें नहीं रोक पाता। 2002 के कंपटीशन एक्ट के तहत सीसीआई कार्टेल तोड़ सकती है, लेकिन किलर एक्विजिशन जैसी चालाकियां रोकने में नाकाम रहती है। इस टेबल को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन कमीशन दरअसल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और वो कहाँ खड़ा हुआ है। सीसीआई अपनी धारा 3 के तहत कीमत तय करने, एक जैसी बोलियां लगाने और बाजार बांटने के समझौतों पर कार्रवाई तो कर सकती है। 2012 में सीमेंट कार्टेल पर 6,000 करोड़ का जुर्माना इसका उदाहरण है। लेकिन धारा 4 से वो प्रेडेटरी प्राइसिंग और उत्पादन सीमित करने पर भी जुर्माना लगा सकती है। मर्जर की जांच कर सकती है। संपत्ति और टर्नओवर सीमा से ऊपर के सौदों की मंजूरी को रद्द कर सकती है। भारी जुर्माना लगा सकती है, औसत टर्नओवर के 10% तक का। लेकिन सीसीआई क्या नहीं कर सकती, ये समझना ज़रूरी है। 2023 में जो संशोधन हुआ था उसमें यह था कि एक पहले निर्धारित सीमा से नीचे किलर एक्विजिशन, जहां बड़ी कंपनी छोटी स्टार्टअप कंपनी को निगल लेती है, उस पर नज़र नहीं रख सकती। इसीलिए बायजू की 21 टेक ओवर्स पर कोई जांच नहीं हुई। दूसरी ये कि पिछली जांच की समय सीमा छोटी है। धारा 20 के तहत 1 साल पुराने सौदों की समीक्षा सीसीआई करता है, लेकिन लंबे नुकसान को पकड़ना मुश्किल है, और जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया बेहद कमज़ोर है। 2011 से अभी तक 183 अरब रुपए के जुर्माने लगे हैं, लेकिन केवल 2 से 3% की वसूली हुई है। अपीलों से स्टे से डर कम होता है। 2025 में नया रिकवरी रेगुलेशन भी आया है, लेकिन अभी इसका असर नहीं दिखता है। और वो जो स्थायी समस्या भारत के रेगुलेटर्स के साथ है, स्टाफ नहीं है, संसाधनों की कमी है, और इतने बड़े अर्थव्यवस्था में जहाँ एकाधिकार इतने ज़्यादा हों, वहाँ सीसीआई की क्षमताएँ पूरी तरह से नाकाफ़ी हैं। 2023 में सीसीआई
सीसीआई में कुछ संशोधन हुए थे, कमियों को दूर करने की कोशिश की गई थी, डील वैल्यू थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया था, 2000 करोड़ से ऊपर के सौदों पर सीसीआई की मंजूरी जरूरी कर दी गई थी। अगर भारत में कोई विदेशी कंपनी बड़ा बिजनेस कर रही तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि एप्पल के मामले में अभी किया। ये सारे फैसले जर्मनी और अमेरिका के कानूनों से प्रेरित थे। जांच का समय कम किया गया, रिव्यू 30 से 15 दिन में, और 150 कैलेंडर डेज में फैसले की बात। छोटे सौदों पर भी छूट का प्रस्ताव दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज में ओपन मार्केट से खरीदारी की जांच की भी अधिकार कंपटीशन कमीशन को मिला। लेकिन इस सारी व्यवस्थाओं ने भारत के बाजार के एकाधिकार की तस्वीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। अगर आप गौर से देखें तो भारत के कंपटीशन कमीशन को यूरोप और अमेरिका की तुलना में हम करीब से देख सकते हैं। यूरोपीय संघ ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर मीडिया प्लेयर बंडलिंग के लिए 497 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया, करीब 4500 करोड़ रुपए का, और फिर 899 मिलियन का जुर्माना और जोड़ा। 2024 में बंडलिंग पर चार्जशीट आई, लेकिन सेटलमेंट से जुर्माना टल गया। अमेरिका ने 1984 में AT&T को तोड़ा और 7 बेबी बेल्स बनाए। दूरसंचार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। भारत में कंपटीशन कमीशन ने आज तक ऐसा कोई बड़ा ब्रेकअप नहीं किया है। बाजार को यह लगता है कि कंपटीशन के नियम तो हैं, पर सरकार दरअसल अंदर खाने मोनोपोली के पक्ष में रहती है। जैसा शुरुआत में हमने कहा था कि इंडिगो पर के बाजार कब्जे ने देश को घुटनों पर ला दिया, तो आपके दिमाग में सवाल होगा कि आगे और कहाँ किस जगह खतरा है। आइए समझते हैं। यकीनन एक दो कंपनियों का वर्चस्व पूरे सिस्टम को बंधक बना सकता है। इंडिगो जहां 65% बाजार पर कब्जा रखती है, कई उड़ानें रद्द हुई, लाखों यात्री फंस गए। ये सिर्फ वानगी है, एक झलक है। अगर ये कंपनियां लड़खड़ाई तो पूरा देश ठप हो सकता है। और ये लड़खड़ाहट कंपनियों की लालच से नहीं आ सकती। साइबर हमले हों, बड़े स्कैम हों, तकनीकी उलझन हो, ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं, टू बिग टू फेल वाली कंपनियां हैं कि पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। आइए देखते हैं वो 5 प्रमुख क्षेत्र जहां इंडिगो जैसा कुछ ना कुछ हो सकता होने का खतरा है, जहां एकाधिकार और डुओपोली ने विकल्प कम कर दिए हैं। पहले टेबल देखिए, फिर से विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले डिजिटल पेमेंट। यहां आउटेज का भूत हमेशा सर पर चढ़ा रहता है। भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनकी वैल्यू 25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। 2024-25 में यूपीआई के कई आउटेज हुए। एक तो कई घंटों का, जहां लाखों यूजर्स पेमेंट और ट्रांसफ़र और ऐप एक्सेस नहीं कर पाए। एनपीसीआई ने कहा, जो कि पेमेंट कारपोरेशन है, उसने कहा कि बैंकों की भीतरी समस्या है, लेकिन 2 ऐप्स फ़ोन पे और गूगल का 81% कंट्रोल एक ही बिंदु पर विफलता पैदा करता है। यूपीआई आउटेज की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, खासतौर पर अगर डिजिटल पेमेंट बढ़ रहे हैं तब। अगर ये सब ठप हो गया तो दुकानें, बैंकिंग, सब कुछ रुक जाएगा। दूसरा क्षेत्र रेलवे टिकटिंग। यहाँ सरकारी एकाधिकार का दर्द दिखाई देता है। ऑनलाइन रेल टिकटिंग रेलवे का 100% एकाधिकार है, जो IRCTC के पास है। रोज लाखों बुकिंग है, तत्काल में सर्वर क्रैश हो जाता है। दिसंबर 2024 में एक बड़ा आउटेज हुआ मेंटेनेंस के नाम पर, यात्रियों को बेबस छोड़ दिया गया। मुझे याद है उस समय सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए कि पीक आवर्स में कौन मेंटेनेंस करता है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन या IT सुधार की ज़रूरत है। 2021 में सुविधा शुल्क का किस्सा हमने आपको बताया था। जब सरकार ने इसे घटाया तो शेयर 25% टूट गया। ये एक अधिकार बिना कीमत की ताकत के है। तकनीक यहाँ पर कीमतें बढ़ाने का अधिकार नहीं है, लेकिन तकनीकी फेल्योर और नीतिगत हस्तक्षेप से परिस्थितियाँ बदली जा सकती हैं। एविएशन आपके सामने है। इंडिगो का वर्चस्व 65% हिस्सा जेट एयरवेज के पतन के बाद और मजबूत हुआ। मौसम से, मेंटेनेंस से सप्लाई कम हुई तो किराया 30 से 40% उछल जाना तो सामान्य बात है। भारत में त्योहारी मौसम में किराए का बढ़ना हमने अपनी नियति मान लिया है। जेट का फेलियर करीब 20,000 कर्मचारियों को बेरोजगार कर गया। अगर इंडिगो में संकट आया तो भारत में घरेलू एविएशन का कोई बैकअप नहीं है। ये बात हम दोहरा रहे हैं कि अगर इंडिगो पर संकट आया तो भारत में घरेलू एविएशन का कोई बैकअप नहीं है। पूरी दुनिया ने, भारत ने बात खुलकर सामने देख ली है। 8 मिलियन से ज़्यादा यात्री हर महीने इससे यात्रा करते हैं। टेलीकॉम डुओपोली का जाल है। जियो और एयरटेल 74% डिजिटल इंफ्रा पर कंट्रोल करते हैं। वोडाफोन आइडिया लड़खड़ा रही है। BSNL किसी रेकनिंग में नहीं है, कमज़ोर है। ये डुओपोली कीमत, डेटा एक्सेस और निवेश तय करती है और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है। हैकिंग के, तकनीकी असफलता के, बड़े आउटेज के खतरे यहाँ भी मौजूद हैं। अगला सेक्टर है ई-कॉमर्स। यहाँ छोटा व्यापार मुश्किल में है। फ्लिपकार्ट और अमेजन करीब 80% छोटे विक्रेताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर रखती है।
कंपटीशन कमीशन ने यहाँ पाया कि ये प्लेटफॉर्म पसंदीदा विक्रेताओं को सर्च में ऊपर रखते हैं, डार्क पैटर्न्स चलाते हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हैं, कोई विक्रेता उनके सिस्टम से नहीं बच सकता। $40 बिलियन का जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है उस पर इसका सीधा असर है। यहाँ पर इनोवेशन भी रुक गया है। ये 5 क्षेत्र जो हमने आपको बताए ये टू बिग टू फेल के हाल में हैं। इनके अलावा जीमेल, अमेज़न का क्लाउड, बड़े बैंकों के नेटवर्क और पावर ग्रिड भी इसी खतरे में हैं, जहां एकाधिकार किसी भी समय देश की किसी लाइफलाइन को रोक सकते हैं। तो भारत के लिए निष्कर्ष क्या है? अगला रास्ता क्या है? इंडिगो की कहानी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी तो अब शुरू हो रही है। ये चेतावनी का पहला अलार्म है। भारत आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया के कई देश कुछ दशक पहले खड़े थे। कुछ ने एकाधिकार तोड़े और चमत्कार रचे, और कुछ आज भी उसकी कीमत चुका रहे हैं। जिन देशों ने एकाधिकार तोड़े वो चमके, जैसे अमेरिका। 1984 में AT&T को 7 टुकड़ों में बांट दिया गया। यही वो मौका था जहां दूरसंचार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, फ़ोन रेंटल खत्म हुए, कीमतें गिरी, इनोवेशन आया, और इंटरनेट और मोबाइल की क्रांति इसी एकाधिकार की समाप्ति के बाद शुरू हुई। यूरोपीय संघ ने 2004 से 2025 के बीच माइक्रोसॉफ्ट पर 1.4 अरब यूरो का जुर्माना लगाया। विंडोज़ में मीडिया प्लेयर की बंडलिंग रोकी, टीमों को ऑफिस से अलग कराया। नतीजा ये हुआ कि दर्जनों नए सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र बाजार में आए जो पहले दबकर मर जाते थे। जापान ने 1945 से 1952 तक जायदात्सु देखे। मित्सुबिशी जैसे परिवार नियंत्रित साम्राज्य, इन्हें तोड़ा गया, छोटी मध्यम कंपनियों को जगह मिली। यही वो नींव थी जिस पर जापान का आर्थिक विकास शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया में 1997 से अब तक शेबोल्स, जो कि सैमसंग, हुंडई जैसे पारिवारिक साम्राज्य हैं, उन पर लगाम लगाई गई है। क्रॉस शेयर होल्डिंग रोकी गई है। 2025 में नए कानून लाए गए हैं। छोटे शेयरधारकों के हक मजबूत किए गए हैं। हालांकि कोरिया में चबोल अभी भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अब उतनी मनमानी नहीं कर पाते। और जिन्होंने एकाधिकार नहीं तोड़े वो आज भी पछता रहे हैं। इजिप्ट को देखिए, सेना 25 से 40% अर्थव्यवस्था चलाती है, टैक्स नहीं देती, मुफ्त मजदूर मिलते हैं, निजी क्षेत्र मर रहा है और उत्पादकता पिटी पड़ी है। मैक्सिको में कार्लोस स्लिम के टेलीमैक्स ने पूरे टेलीकॉम मार्केट पर एकाधिकार कर लिया, दशकों तक के चला। OECD ने हिसाब लगाया कि हर साल $25 बिलियन का नुकसान हुआ इस एकाधिकार से। 2014 में सुधार हुए, लेकिन आज भी वही परिवार हावी है। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि हमारे यहाँ मोनोपोलीज विदेशी पैसा लाए हैं, बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेकिन उसकी कीमत भी वसूली है उन्होंने। महंगे टिकट हैं, कम वेतन है, इनोवेशन नहीं है, और सिस्टमिक खतरे पैदा किए हैं। इंडिगो, जियो, फ्लिपकार्ट, फ़ोन पे, ये सब नेशनल चैंपियंस बन गए, लेकिन अगले इंडिगो, अगले जियो, अगले फ़ोन पे को जन्म लेने की जगह नहीं बची। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि प्रतिस्पर्धा को रोकने वाली, पहले से रोकने वाली जो एक्स एंटे नीतियां हैं वो बनाई जाएं, न कि बाद में सजा दी जाए जिससे कि उपभोक्ता प्रभावित हों। डेटा और एल्गोरिदम पर नज़र रखी जाए, क्योंकि आज का एकाधिकार पैसों से नहीं डेटा से बनता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। बड़े घरानों को भी कानून के दायरे में लाना जरूरी है। संवेदनशील सेवाओं में कम से कम 4 प्लेयर्स की शर्त लागू की जाए, जो कि टेलीकॉम के शुरुआती लिबरलाइजेशन में भारत में दिखाई देती थी। और सबसे बड़ी ज़रूरत है हम सबकी जागरूकता की, लगातार सवालों की बौछार की। इंडिगो के इस हादसे के बाद हमें महसूस हुआ है कि ये बाजार हमने जो सोचा था और जो 1991 में हमें जिसका वादा किया गया था, ये उससे पूरी तरह बदल गया है। ये वो भारत नहीं है जहां कुछ कारोबारी घरानों की ताकत खुले बाजार को बांट दी गई, बल्कि यहाँ तो उल्टा हुआ है। यहाँ तो खुले बाजार की ताकत कुछ कारोबारी घरानों के हाथ में पहुँच गई है। यह नए किस्म का लाइसेंस परमिट राज है। भारत की ग्रोथ का चमत्कार कुछ परिवारों का चमत्कार बनकर ना रह जाए, इसलिए सवाल उठाते रहिए। नहीं तो उपभोक्ता हैं तो महंगाई झेलेंगे, मजदूर हैं तो कम वेतन मिलेगा, और एक दिन कोई बड़ा आउटेज, कोई बड़ा संकट पूरा सिस्टम ठप कर देगा। दुनिया ने दिखाया है कि मोनोपोलीज तोड़ी जा सकती हैं, बस इच्छा शक्ति चाहिए। अर्थ में आज इतना ही। अगर आप खबरों के पीछे छिपे हुए क्यों को जानना चाहते हैं तो वाई फैक्टर को फॉलो करिए। बोनस का ऐप डाउनलोड करिए, जहां आपको प्रीमियम मेंबर के तौर पर ये वाई फैक्टर मिलेगा। इतिहास के किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़िए, टाइम मशीन पर बात करेंगे। किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो भी इंस्टाग्राम पर आइए, बुकनू वहाँ उपलब्ध है। और वाई फैक्टर की 1-2 झलक आपको इंस्टाग्राम पे भी मेरे अपने हैंडल पर मिल जाएगी। आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।